जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी जानते हैं सीएमए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम है दिसंबर में। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तो क्लियर करना है ना। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बताने वाली हूँ जो 100% आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। साथ के साथ हम लोग पेपर पैटर्न भी समझने वाले हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न पता होगा तभी आप एग्ज़ाम में टाइमली पेपर कंप्लीट कर पाओगे, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपके सीएमए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 में आप देखोगे तो आपके पास अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रुप 1 में आप देखेंगे पहला पेपर है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दूसरा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड फोर्थ है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। जहां आपको एक ही सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है तो पूरे 100 मार्क्स का आएगा, क्योंकि आपके चारों पेपर 100 मार्क्स के होने वाले हैं। लेकिन जहां आपको 2 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस लॉ होगा 85 मार्क्स का और एथिक्स होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पूरा 100 मार्क्स का आएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेशन में से 50 मार्क्स का आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में से भी 50 मार्क्स का आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग तो एक ही है तो पूरा 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स के आपके पूरे पेपर रहते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स होता है, क्या रेशियो रहता है वो भी मैं अभी बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रुप नंबर 2 में। पहला पेपर है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, OMSM बोलते हैं इसको, फिर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिर है FMBD फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स FMBDA, और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट जो आपका है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 2 पेपर दिख रहे हैं। तो 60 मार्क्स का आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट है एंड 40 मार्क्स का आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। फिर हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों ही 50-50 मार्क्स के आने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 80-20 का रेशियो रहता है। 80% फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 20% बिजनेस डेटा एनालिटिक्स आता है। और फिर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एक ही सब्जेक्ट है, तो ये पूरा 100 मार्क्स का आएगा। राइट, पेन एंड पेपर बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम होना है, पेन एंड पेपर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। राइट, अब एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा, बहुत ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 30 मार्क्स के आपको MCQs देखने को मिलेंगे, 70 मार्क्स के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब 70 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो कैसे आएंगे, आपको 70 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव है वो कैसे आएगा, देखो 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस दिए होंगे, यानी कि आपको 98 मार्क्स का क्वेश्चंस दिए होंगे। उसमें से 7 में से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो 14 मार्क्स के जब आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ये बन जाएगा 70 मार्क्स। राइट, तो ओपन चॉइस है, कोई भी 5 आप कर सकते हो, कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स के कैसे आएंगे, 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 70 मार्क्स के। 7 क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स ईच आपको दिए जाएंगे, जिनमें से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और सबसे अच्छी बात, MCQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो खुला अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, नोट डाउन कर लेंगे। MCQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। गलत ऑप्शन भी होता है तो सिर्फ वही आंसर गलत होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। राइट, तो ये 30-70 वाली बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बात, कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 आवर्स मिलेंगे। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, कम से कम 40% हर सब्जेक्ट में एंड 50% एग्रीगेट, ये ग्रुप वाइज रहता है। अगर आपने एक ग्रुप दिया है तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क्स होंगे, और एग्रीगेट 400 नंबर का पेपर होगा चारों, तो एग्रीगेट आपको कम से कम 200 बनाने ही बनाने हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक सब्जेक्ट में आ गए 40, दूसरे में 41, तीसरे में 42, फोर्थ में 45, सब में 40 से ऊपर है, पास तो सब में हो, पर एग्रीगेट नहीं बना, एग्रीगेट 200 या उससे ऊपर नहीं बना, तो ये ग्रुप आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। राइट, चलिए
फिर हम देखते हैं आगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इफेक्टिव स्टडी। पेपर क्लियर भी तो करना है, पेपर पैटर्न तो हमने समझ लिया। सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, किसी भी पॉइंट पे इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज आते हैं और आपके जो डिस्क्रिप्टिव में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, है ना। फिर उसके बाद अपने नोट्स हैं, उन्हीं से आप पढ़ाई करो, उन्हीं से रिवीजन करो। 10 जगह मत ये देखो उसने क्या लिखा उसने क्या लिखा, नहीं, अपने नोट्स बनाए हैं आपने, उन्हीं से अब आप रिवीजन करोगे। स्टडी मैट के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, उन्हें ज़रूर करना है, एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस भी और बैक क्वेश्चंस भी। साथ के साथ एक चीज़ और देखोगे कि आपको जो क्वेश्चन बैंक गिवन है, जो नया क्वेश्चन बैंक आपका आया है वेबसाइट पे, तो नए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कम से कम 2-3 बार अपने हाथों से सॉल्व करोगे बिना देखे, वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे एग्जाम में बेटा। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो अच्छी बात क्या रहेगी कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी मार्क कर लो, स्टार लगा लो उन पे कि भैया ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेंगे? जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो थोड़ा आपको टफ लग रहे हैं, जो क्वेश्चन एक बार में आपसे निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसको मार्क कर लो, ठीक है। और कम से कम फुल टेस्ट, फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। टाइम को ध्यान में रखें, 3 घंटे का टाइम मिलता है, आप उसमें 2.5 आवर्स मान के चलो, 2.5 घंटा मान के चलो आपको अपने आप को देने हैं। यहाँ 2.5 घंटे में कर रहे हो, वहाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट टेस्ट होता है तो वहाँ 3 घंटे आपको लग जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ ज़रूर करो, इनके बिना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट हल्का छोड़ दिया, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका जो एमसीक्यू आएगा, बच्चे उसको हल्के में लेते हैं, बट एक्चुअली ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं यही आपको पास कराते हैं। उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज जनरली मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक में से ही आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। और डीपली आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं आ जाते हैं। सीए में इंटरमीडिएट का मामला है, कॉन्सेप्ट वही है पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा और मल्टीपल मॉक टेस्ट पेपर देना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे। कीपिंग इन माइंड अपने एमसीक्यू को स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। 30 मार्क्स तो यहीं से ही है बेटा, आपको तो मिनिमम 40 चाहिए, 30 मार्क्स तो यहीं से मिल रहे हैं, बाकी आप 70 में से तो ले ही आओगे ना, 20-30 नंबर तो ले ही आओगे, हो गए बढ़िया तरीके से पास, समझ गए। तो 30 मार्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना जो आपके एमसीक्यू वाले हैं। क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, आपने देखा है कभी जो टॉपर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएंगे तो रिवीजन करनी है, नहीं ना, वो साथ के साथ रिवीजन करके चलते हैं। कभी भी बच्चा जो रैंक लाता है या जो टॉप करता है वो ये नहीं सोचता है कि एग्ज़ाम में 10 दिन बचे हैं मुझे अब रिवीजन करनी है, नहीं, एक चेन बना के चलना है। दूसरा टॉपिक करना है, उसके पहले वाला रिवाइज करना है, मतलब उसके साथ साथ फिर आप थर्ड टॉपिक पे आ रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को भी रिवाइज करना है। जब तक ये चेन बना के चलते रहोगे, रेगुलरली साथ के साथ ही रिवीजन करते रहोगे, पहली चीज़ तो भूलोगे नहीं, दूसरी चीज़ एंड मोमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सब आपको पहले से आता होगा। यू विल बी स्ट्रेस फ्री एंड कॉन्फिडेंट, ओके। और दूसरी चीज़, अननेसेसरी चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि कौन कौन सी अननेसेसरी चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट करते हो इस टाइम। 1 महीना बच्चा है बेटा, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उतने टाइम मौज मारना, ठीक है। तो जो आपकी चीज़ें, जो चीज़ें आपको कोई बेनिफिट नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को अपने पास से दूर करेंगे। आपका फ़ोन हो गया, फ़ोन में आपके वो जो सारे ऐप्स, वो सारी सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म जो आपको किसी भी तरीके से पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनको अपने आप से दूर रखेंगे, राइट। अब बच्चे कहेंगे मैम हम तो पढ़े यूट्यूब वीडियो से रहे हैं, तो यही तो गलती कर रहे हो आप। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करनी है जहाँ पे आप यूट्यूब से दूर हो जाओ। जैसा यूट्यूब खोलते हो फालतू की वीडियोस भी दिखती है उसमें, है ना, फिर आपका ध्यान भटक जाता है। जैसे हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 OTT आप लो, उससे पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है? उससे क्या होगा कि एक तो आपको तरीके से सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगी, ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, डाउट क्लासेस मिलेंगी वो अलग, ठीक है, और मल्टीपल फैकल्टी के आपको उसमें लेक्चर्स मिलेंगे वो अलग, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे, जस्ट एट द रेट ऑफ 450 पर मंथ आपको ये CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का OTT हमारे पास मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर हेल्पलाइन नंबर 8888880402। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या है OTT और कैसे आपको वो OTT कोर्स लेना होता है।
राइट। आप वो मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन होता है, आप एक बार बात करेंगे हेल्पलाइन नंबर पे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली इससे दो फायदा होगा, एक तो तरीके से सारी वीडियोस एक जगह मिल गई, दूसरा आपको ना यूट्यूब वगैरह पे नहीं जाना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस टाइम बहुत, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे लूज नहीं कर सकते, है ना। तो ये दो चीज़ें आपको नहीं करनी है, पहले तो रिवीजन लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, साथ के साथ रिवाइज करना है, दूसरा फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक मिनट आप अपना कैसे बचा सकते हो वो अब आपको देखना है, राइट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें टाइम एलोकेशन कैसे करना है। आपको ये देखना है कि आप अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो चारों सब्जेक्ट्स को डेली अब टाइम देना चालू कर दो। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो ऑलरेडी आपने रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी, नहीं तो आप चार सब्जेक्ट करके ऑल्टरनेट डेज पे भी पढ़ सकते हो, या 15 दिन 4 सब्जेक्ट रिवाइज करो फिर 15 दिन 4 सब्जेक्ट रिवाइज करो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना टाइम एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। सभी को एक डिफाइंड स्टडी पीरियड दो, एक फिक्स स्टडी पीरियड दो, वरना क्या होगा, माइंड में एजम कर रहे हो और टेंशन हो रही है आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की, और हाथ चल रहे हैं आपके अकाउंट्स का आंसर सॉल्व करने में, कुछ नहीं हो पा रहा, ना अकाउंट्स के क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ना आप OMSM पढ़ पा रहे हो, और ना ही आप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर आपने सबको दिन एलोकेट करके रखे होंगे, इस दिन मैं ये करूँगा, इस दिन मैं ये करूँगा, तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास प्लान है, मैं इसके हिसाब से करूँगा, सब हो जाएगा ना। टेंशन लूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक प्लान बनाओ, सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम पीरियड दो और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो। फ़ायदा क्या होगा, सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और आप पैनिक भी नहीं होगे। अब मेरे साथ क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने लिस्ट नहीं बनाई ना मुझे क्या क्या करना है, तो मैं पक्का कुछ छोड़ दूंगी, ये चैप्टर मुझसे छूट जाएगा, स्किप हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स होते हैं उसके आगे लिख लेती थी, इस दिन ये करूँगी, इस दिन ये करूँगी, इस दिन ये करूँगी, तो कोई चैप्टर मिस नहीं होता, कोई टॉपिक मिस नहीं होता और पैनिक भी नहीं होते, दोनों फ़ायदा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टे कंसिस्टेंट, फॉलो द डेली टारगेट स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बोला डेली का अपना काम फिक्स करो और डेली उतने काम को करो। एक आज मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो ये सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करना है, चाहे मैं रात को कितनी लेट हो जाऊँ सोने में, मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। जब आपके पास टारगेट होगा ना तो टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता आपके पास, फिर आपको वो टारगेट करना ही पड़ता है ना। इससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है और आपका टाइम से पढ़ाई भी हो जाती है, क्योंकि आपने टारगेट वाला स्ट्रैटेजी अपनाई हुई होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज करना है, अपने नोट्स और शॉर्ट समरीज का यूज़ करोगे, फॉर्मूलेज की लिस्ट वगैरह बना के रखोगे। अभी भी नहीं बनाई है तो अभी भी आप फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, फॉर्मेट्स की लिस्ट बना लो और उनसे डेली रिवाइज करो, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप गाइडेंस ज़रूर लें, अभी भी 1 महीना है, अभी भी अगर आप कहीं पर लैक कर रहे हो उसको ओवरकम कर सकते हो। हमारा इंटरमीडिएट का OTT कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको बात करनी है, गाइडेंस लेनी है, आपको पर्सनली गाइडेंस भी दे दी जाएगी। आप 88880402 पे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना, आपको ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। उसके बाद तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी हमेशा आपके साथ है ही, ठीक है। एनरोल इन कोचिंग फॉर स्ट्रक्चर लर्निंग, अगर अभी तक नहीं किया है, मतलब आपने अभी तक तो तैयारी कर ही ली होगी ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कोई सब्जेक्ट में कमी है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा अच्छे से नहीं हुआ है, तो यू कैन गो फॉर OTT, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली, मॉक टेस्ट देना है और MCQs पे ध्यान देना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपने सिर्फ अभी तक सुना है तो वीडियो को बैक करेंगे और सारी स्लाइड्स को आप नोट डाउन करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो सुनने के बाद सब भूल जाओगे। एक जगह पे लिखा होगा तो याद आ जाएगा कि हाँ इसको मुझे यूज़ भी करना है, मैम ने इतनी मेहनत करी है तो मुझे उसको अपनी पढ़ाई में अप्लाई करना है, कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आई थिंक ये सब क्लियर है आपको कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर को क्रैक करने की छोटी छोटी बातें क्या है जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं है, बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स है और कुछ नहीं होता। हार्डवर्क को आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई शॉर्टकट बता दो, देयर इज़ नो शॉर्टकट। हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर एक तरीका होता है पढ़ने का। बस उस तरीके से इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके पढ़ लो, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।